आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में मैं बात करने जा रही हूँ फीवर की, और इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं रेनाउंड डॉक्टर जो कि फिजिशियन है, और डीएस जसरोटिया जी हमारे साथ हैं। इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आज के समय में अगर बात की जाए, जब भी वेदर में चेंजेस होती है हम लोग फीवर फील करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वायरल हो रहा है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, हम लोग फीवर से जो है वो चीज़ें रहती है, और अस्पतालों में भी इस तरह के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ये फीवर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के समय में हम देखते हैं कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। थोड़ा सा फीवर होता है, पैरासिटामॉल ले लेते हैं। तो ये जो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ये कितनी हम कहेंगे कि इफ़ेक्टिव रहते हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट इसके रहते हैं? तो फीवर के बारे में सर थोड़ा सा हमें। थैंक यू पूजा जी। देखिए, फ़ीवर एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम है और फिजिशियन के पास ज़्यादातर केसेस फ़ीवर के आते हैं। आम लोगों को भी फ़ीवर ही तंग करता है। जब भी बॉडी वार्मथ हो, शरीर की गर्मी हो और पेशेंट को थोड़ा सा लगे कि वो अनवेल है, उस स्टेट को जब तक अगर थर्मामीटर से हम कंफर्म नहीं करें तो पेशेंट को वो मतलब फ़ीवर का पेशेंट ही है। अगर सुबह का बुखार उनका 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से और शाम का 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो डॉक्यूमेंटेड फ़ीवर है। वो फ़ीवर का बड़ा ही कॉमन कॉज इन्फेक्शंस है। ऑलमोस्ट 90-95% जो फ़ीवर हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, खुद ही ठीक हो जाते हैं। और हल्के फ़ीवर में जनरली डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत भी नहीं समझते लोग, होती भी नहीं है। जो सेल्फ मेडिकेशन है क्रोसिन के साथ, वो बुरी चीज़ नहीं है। हल्का फुल्का अगर फ़ीवर है, अगर आप स्टेबल हैं तो आप ये कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वो कैसे जांच करें कि सीरियसनेस है या नहीं है। अगर आप होश में हैं, अगर आप अपने घर की दिनचर्या नॉर्मली कर सकते हैं, अगर उल्टियाँ नहीं हो रही हैं, सांस नहीं चढ़ रहा है, दस्त नहीं आ रहे हैं, कोई सीवियर बॉडी रैश नहीं है, कोई दाने नहीं निकले हैं, फटीग हो सकता है फ़ीवर में, और कोई बॉडी पार्ट में कोई बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, तो ऐसे में आप 1-2 दिन वॉच कर सकते हैं। ठीक है। मगर इनमें से कोई भी लक्षण हो, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी होना, सांस चढ़ना, लगातार उल्टियाँ होना, लगातार दस्त आना बुखार के साथ, ठीक है, जब बड़ी ही ज़्यादा वीकनेस हो जाना, ऐसी सूरत में आप डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें। अगर इनमें से ऐसा नहीं है और आपको लगता है लाइट फ़ीवर है, और आप 1-2 दिन डिले भी कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाना। तो और जो फीवर को हमें हाँ, सीरियस कब लेना चाहिए? क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि 1-2 दिन रहता है, हमें उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब वो 1-2 दिन से ज़्यादा, हफ़्ते और हफ़्ते से 15 दिन तक बढ़ जाता है, लेकिन फ़ीवर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, तो क्या उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि जब 101, 102 होगा, या क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो 99 टू 100 काफ़ी देर तक फ़ीवर रहता है, तो वो ये भी कहा जाता है कि वो डेंजरस ही रहता है। देखिए, जनरली अगर आपको लगता है कि आपको बुखार है, अभी आपने थर्मामीटर नहीं लगाया और अनवेल हैं, मतलब ठीक नहीं लग रहा, तो फ़ीवर का स्टेट हो ही गई जब तक डॉक्यूमेंट नहीं किया। जो मैंने लक्षण बताए सीरियसनेस के, अगर उनमें से नहीं है तो 4-5 दिन बड़े लोग वेट करते हैं, जो वैलिड भी है, क्योंकि 5-7 दिन में ज़्यादातर बुखार ठीक हो गए होते हैं। और मगर कोई लक्षण आ रहे हैं जिससे आपको पता चले कि सीरियस है, तो फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। बुखार अगर 100 है या 102 है या 103 है, डॉक्टर के लिहाज से या इलनेस की सीवियरिटी के हिसाब से एक ही बात है, तो उसमें इंटेंसिटी इतना मैटर नहीं करती। कई वायरल फ़ीवर होते हैं 2 दिन में, जैसे ज़ुकाम हो गया जी, पहले 2 दिन हो सकता है 103 बुखार हो, और हमें पता है घर के 3-4 लोगों को ज़ुकाम है, 5वां जो इफेक्ट हुआ है वो भी ज़ुकाम का ही पेशेंट लगता है, तो वेट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो स्टेबिलिटी का फीचर है। इसके अलावा अगर कोई हार्ट पेशेंट है, जिसको कोई स्ट्रोक हो गया है, जिसकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, इसके अलावा अगर वो फीचर्स हैं, तो फिर तो आपको डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करना है। ठीक है। जब पेशाब में जलन है और बड़ी कंपकंपी हो रही है, तो फिर भी आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो एक प्लस अगर आपको डाउट है ना, जैसे बच्चा बीमार है, घर वालों को शक है, वो सोचेंगे नहीं चलो हल्का फ़ीवर है, 3-4 दिन हो गए और बच्चा कर रहा है, मगर उनको डाउट है कि दिखाऊँ नहीं। जब भी डाउट है, उस डाउट को हमेशा प्लीज़ आप नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी में, चाहे उस फैसिलिटी में अगर डॉक्टर हैं वहाँ से, अगर कोई पैरामेडिकल उस फैसिलिटी में, जहाँ भी जो भी नियर बाय मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे जाके ज़रूर राय ले लें कि सामान्य बुखार है या इसमें हाँ, इसमें बिल्कुल।
तो जिस तरह से मैंने शुरू में आपको बोला कि आज के समय में हम गूगल बाबा पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। कोई भी हमें सिम्पटम्स जो है खुद में नज़र आते हैं तो हम कहीं न कहीं सोचते हैं कि यूट्यूब पे देख लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है, आपको जो सिम्पटम्स होते हैं वो नॉर्मली दिखाते हैं और कभी-कभी आप में नॉर्मल सिम्पटम्स होते हैं लेकिन वो बहुत बड़ी बीमारी दिखा देते हैं। तो ये जो हम गूगल बाबा को डॉक्टर समझते हैं, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए नॉलेज के लिए तो चलो ठीक है कि आपको ज्ञान तो होना चाहिए लेकिन कि मेडिकेशन जो हम उससे मगर मगर सीरियस और नॉर्मल सिम्टम में कई बार इतना कम डिफरेंस होता है कि गूगल से हमें वो गाइडेंस नहीं मिल सकती, ठीक है ना? तो तभी मैंने कहा कि अगर वो जो लक्षण मैंने बता दिए, जो गंभीर बुखार के हैं, या अगर आपको शक है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ। गूगल चलो उसमें उस चीज़ को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि पेशेंट जितना एजुकेटेड होगा तो उतना ही उसको डॉक्टर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है उसमें आसानी होगी। नहीं वो प्लस चीज़ डॉक्टर का ड्यूटी भी है, अगर पेशेंट के बारे में, पेशेंट सिर्फ इलाज कराने थोड़ी गया होता है, डाउट भी तो पूरा उससे पूछने हैं ना आपने। तो गूगल उस हिसाब से कोई, अच्छा एक तो चीज़ है कि अनअवॉइडेबल है, अवॉइड थोड़ी करा सकते हो। मैं थोड़ी बोल सकता नहीं गूगल की आप बात ही नहीं, भूल नहीं जाओ। अवॉइड की बात नहीं, मैं ये कह मगर रही हूँ कि गूगल जो से मेडिसिन वहाँ पर दी जाती है, वो क्या लेनी चाहिए ना हमको? जी, ना, वो नहीं कर सकते आप। गूगल के ऊपर आप अपनी सेहत का भरोसा नहीं कर सकते इस आज के दौर में। हो सकता है परसों क्या हो जाए, अगले साल गूगल और अच्छा हो जाए, कुछ अभी नहीं कर सकते। जी, अभी नहीं कर सकते। तो वही कुछ लोग जो है मेडिसिन जो वहाँ पे बताई जाती है, प्रिस्क्राइब की जाती है, हम लोग उसी ही लेने शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम होगी, तब तक वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ ही आपने जिस तरह से कहा कि वीकनेस, आज के समय में वीकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। हम छोटे बच्चों को देख रहे हैं कि वो वीक हो रहे हैं, डाइट ले भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वीक हो रहे हैं। तो क्या कुछ रीज़न जो है ऑब्ज़र्व आपने किया है इसको लेकर? वीकनेस के लिए जी। अब बुखार का टॉपिक ख़त्म हो गया। से जब उसके देखिए वीकनेस के तो बड़े कारण हैं, मगर अगर हम जनरल पॉपुलेशन में बच्चों की डाइटरी पैटर्न भी तो चेंज हो गया ना। जी। उनको अब फास्ट फूड का टेस्ट पड़ गया है, और जो कि सबको पता है अनहेल्दी है। तो वो तो बड़ा ही मेजर रीज़न है उनकी वीकनेस का। मतलब उन्होंने जो वेजिटेबल और प्लांट बेस्ड फूड है वो बड़े ही बच्चे अवॉइड करते हैं, कम क्योंकि करते हैं। उनका वो टेस्ट नहीं होता जो फास्ट फूड में या जो रेडीमेड मिक्सचर्स में। तो वीकनेस होगी उसमें। तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल किसका रहता है? पेरेंट्स का ही रहता है? इसमें इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का रहता है, मगर उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, सारा ही है ना, पेरेंट का है, सोसाइटी का है, एडवर्टीज़मेंट का है, पीयर प्रेशर का है, जी। ठीक है ना? तो वो तो है। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए? जिस तरह से हमने शुरुआत ही फ़ीवर को लेकर की कि हमें फ़ीवर को लेकर जो है एग्ज़ामिन करना चाहिए खुद को कि 1-2 दिन है तो हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जब उससे ज़्यादा हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से जो है संपर्क करना चाहिए। तो प्रिकॉशन हमें क्या कुछ लेने चाहिए? क्योंकि सिम्पटम्स आपने शुरू में बता दी कि क्या कुछ रहते हैं, क्या कुछ रीज़न रह सकता है फ़ीवर का, तो हमें प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए? किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? प्रिकॉशन की इसकी एक को फीवर हुआ तो उससे दूसरे को ना हो। वो तो है घर में, जैसे जैसे कोरोना के टाइम चूँकि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट फीवर था, जी। तो उसमें जो गवर्नमेंट ने प्रिकॉशंस दिए थे, वो प्रिकॉशंस से जो एयरबॉर्न इलनेसेस हैं, है ना? जी। तो घर में अगर किसी को टीबी की वजह से फीवर है, आपने उसके कमरे में नहीं जाना, उसने मास्क पहनना है, आपने दूसरे कमरे में रहना है, बच्चे उससे दूर रखने हैं। कोरोना वाले जैसे कॉमन प्रिकॉशंस है, जी। जिसको फीवर है उसको आइसोलेट कर दिया, ठीक है? और वो आप ले सकते हैं, अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को ज़ुकाम हो गया, बाकियों को आप उससे आइसोलेट कर सकते हैं, एटलीस्ट एल्डरली को तो उससे आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे टाइफाइड है, जो खाना कंटेमिनेट हो गया होता है गंदे पानी से या वैसे, तो इस तरह अगर आप वो हाइजीन रखेंगे, फूड हाइजीन रखेंगे, तो टाइफाइड फीवर को आप अवॉइड कर सकते हैं। उस किस्म से प्रिकॉशंस हैं। तो खाने में क्या कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए ख़ास तौर से फ़ीवर नहीं, नहीं, उसका फ़ीवर से कोई ऐसा, मतलब सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। तो बाकी मतलब फ़ीवर के ना होने में फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू से ज़्यादा उसकी हाइजीन इम्पोर्टेंट है। हाइजीन इम्पोर्टेंट है। हमारे मीडियम से जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक आखिर में एक हेल्दी सा मैसेज तमाम व्यूअर्स को देना चाहेंगे ताकि वो आज के समय में खुद को हेल्दी रख सकें, तो क्या एक टिप्स? उसके लिए है कि हाइजीन, अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज़, और स्मोकिंग को अवॉइड करना, अल्कोहल को अवॉइड करना,
बस जी, थैंक यू सो ठीक मच है। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर जसरोटिया जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि फ़ीवर का क्या कुछ रीज़न रहते हैं और क्या कुछ सिम्पटम्स जो है हमें खुद में नोट करने चाहिए और डॉक्टर से ज़रूर हमें कंसल्ट करना चाहिए। और जिस तरह से गूगल पर हम मेडिसिन देखकर उसे खाने शुरू हो जाते हैं, उसे फ़िलहाल हमें अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर से जो है पूरा कंसल्ट करा के ही हमें मेडिसिन जो है वो लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से कहीं न कहीं हमें बचना चाहिए और हमें खुद को हेल्दी रखने के लिए हाइजीन फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।